कहानी है आयशा की, जो दिखने के लिए तो इंसान थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके शरीर को अलग अलग इंसानों के पार्ट से बनाया गया है। एक ऐसी दुनिया थी जहाँ पे बायोलॉजिकल इंसान और लैब में बनाए गए इंसानों के बीच का अंतर ढूंढना काफी मुश्किल था। कहानी की शुरुआत में हम आयशा को देखते हैं, जो अक्सर किसी चीज से परेशान होती है और अपने थेरेपिस्ट शेरॉन से इसके बारे में बात ही कर रही थी। अब इस सेशन के बाद आयशा अपने फ्रेंड कैरी के साथ कॉलेज के लिए निकल जाती है, जहाँ पे वो अपने बॉयफ्रेंड लेवी से भी मिलती है। इनके कॉलेज में अलग अलग कंपनीज के एआई रोबोट्स भी होते हैं काम करने के लिए। अब इनका एक क्लास चल रहा था जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी वॉल्यूम यूज की जाती है। इससे आयशा को इस आवाज से बहुत ही प्रॉब्लम होने लगती है और वो जाके सीधा साउंड मशीन को बंद कर देती है, जिसके चलते सब लोग उसे हैरानी से देखने लगते हैं। और इसी से सब परेशान होकर आयशा शेरॉन को आकर सब कुछ बताती है। अब शाम को आयशा अपने पिता मार्टिन से मिलती है, जिसके बाद वो लेवी से उसके घर मिलने के लिए जाती है, लेकिन वो देखती है कि लेवी एमा नाम के एक रोबोट से प्लेजर ले रहा था, जो देखकर आयशा बहुत ही शॉक और गुस्सा होकर वहाँ से चली आती है। गुस्से में वो एक कॉलेज के पार्टी में जाती है, जहाँ पे वो एक लड़के के साथ इंटीमेट हो रही होती है, लेकिन जब वहाँ पे लेवी आता है और इन दोनों का भी झगड़ा शुरू होता है, जहाँ लेवी उससे बार बार माफी मांग रहा था ऐसी हरकत के लिए और कहता है कि वो बस उस रोबोट की टेस्टिंग कर रहा था। दरअसल रोबोट को ऐसी हरकतें करना बैन होता है, लेकिन लेवी को कई से रोबोट्स के सीक्रेट कोड मिले थे, जिनसे वो रोबोट से कुछ भी करवा सकता था और यही वो देखना चाहता था। लेकिन इस बात से आयशा काफी डिस्टर्ब थी और उन दोनों का भी ब्रेकअप होता है। अब आयशा गुस्से में वॉशरूम जाती है, लेकिन एक जगह गिरने के कारण उसके हाथ पे चोट आ जाती है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि उसके शरीर के अंदर नसें नहीं बल्कि एक अजीब सी वायरिंग थी, जिसमें से लाइट ब्लिंक्स हो रही थी। और ये देखकर आयशा बहुत ही घबरा जाती है और तभी एक आवाज के साथ वो बेहोश हो जाती है। अब अगले दिन सुबह अचानक से वो अपने घर पर उठती है कि शरीर में काफी चोटें आई हुई थी, लेकिन हर जगह से लाइट शो कर रही होती है। अब डरी हुई आयशा सीधा कॉलेज जाती है और वॉशरूम में जाकर अपने हाथ पर वो एक कोड देखती है। लेकिन तभी यहाँ पे जेनी नाम की लड़की आती है, जो उसके हाथ से आने वाली लाइटिंग को देख हैरान होती है। अब आयशा सीधा वहाँ से विलियम नाम के एक कॉलेज के ही रोबोट से बात करने लगती है और अपने हाथों का कोड दिखाकर उससे पूछती है कि मैं भी कोई रोबोट हूँ, लेकिन विलियम उसे कुछ भी नहीं बताता। अब इन सारे चीजों से आयशा बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी, परेशान थी, इसीलिए वो अपने थेरेपिस्ट शेरॉन के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है। लेकिन शेरॉन किसी तरह का कोड बोलकर आयशा को डीएक्टिवेट कर देती है। शेरॉन को भी पता होता है कि आयशा एक स्पेशल रोबोट है और वो एक डिवाइस के मदद से आयशा के साथ पिछले एक हफ्ते में क्या क्या हुआ था वो उसके मेमोरी सारी कलेक्ट करने लगती है, जिसके बाद आयशा की ये सारी मेमोरी वो आर्काइव में डाल देती है ताकि वो कभी भी एक्सेस ना कर पाए। जिसके बाद वो आयशा के पिता मार्टिन को फोन करके उसे बता देती है कि आयशा को सब कुछ पता चल गया है। अब यहाँ पे आयशा को एक सपना आता है और वो देखती है कि उसने अपने पेट पिकासो को मार दिया है, जिसके डर से वो उठ जाती है। अब यहाँ पे आयशा को धुंधली सी चीजें याद होती है कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन शरीर पर कोई भी चोट नहीं थी, इसीलिए उसे लगता है कि वो सपना था, जिसके बारे में वो अपने पिता मार्टिन से भी डिस्कस करती है, लेकिन मार्टिन कहता है कि ये सपना ही होगा। इसके बाद आयशा कॉलेज आकर कैरी से बातें करने लगती है, लेकिन कैरी उससे काफी गुस्सा होती है क्योंकि पार्टी में जिस लड़के के साथ वो इंटीमेट हुई थी उसे कैरी पसंद किया करती थी। पर आयशा को ऐसा कुछ भी याद नहीं था क्योंकि ये सारी मेमोरीज आर्काइव में डाली गई थी। इसी दरम्यान आयशा की नजर अपने हाथ पर लगे हुए उस कोड पर जाती है और वो काफी कंफ्यूज होती है कि उसके साथ चल क्या रहा है। फिर आयशा क्लास में जाती है, जहाँ पे जेनी ऑलरेडी प्रेजेंट थी और जेनी आयशा का हाथ चेक करती है और देखती है कि उसके हाथ में कोई भी जख्म नहीं है। लेकिन आयशा के पूछने पर जेनी आयशा को हाई फ्रीक्वेंसी साउंड ऑन करके दिखाती है, जिससे आयशा को बहुत ही तकलीफ होने लगती है। और तब जेनी कहती है ये फ्रीक्वेंसी दरअसल इतनी हाई है कि इंसान इसे सुन भी नहीं सकते, लेकिन इस साउंड को सिर्फ एक मशीन ही सुन सकती है, यानी कि आयशा एक मशीन है, इंसान नहीं। अब ये सब कुछ सुन के आयशा काफी डर जाती है और वहाँ से भागकर विलियम इस रोबोट से मिलती है, जिसे आयशा को पता चलता है कि कल भी आयशा ने विलियम से बात की थी और वो कोड के बारे में पूछ रही थी। अब आयशा की ऐसी बहकी हुई बातें देखकर विलियम उसे चेक करता है और बताता है कि उसकी मेमोरीज को 18 घंटे पहले ही किसी ने मिटाया
है, लेकिन विलियम के मदद से उसकी सारी मेमोरी वापस रिस्टोर होती है और अब आयशा को सारी चीजें याद आने लगती है कि कैसे उसे पता चल गया था कि वो एक रोबोट है, जिसके चलते शेरॉन ने ही उसकी मेमोरीज मिटा दी थी। अब ये सब कुछ देख वो काफी डर गई थी, क्योंकि इतने सालों से वो खुद को इंसान समझती रही, लेकिन वो तो एक रोबोट निकली। इस सदमे से वो भागने लगती है और शहर की सीमा तक पहुंचती है, लेकिन वो शहर के बाहर एक कदम भी नहीं रख पाती, मानो कोई एक इनविजिबल रोप उसे पकड़े हुए है। वही दूसरी जगह पे हम नोवा नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि रोबोट बनाने वाली कंपनी का ओनर होता है, जो एक डेफ लेडी उसके कान में किसी तरह का ड्रॉप डालता है, जिससे कुछ ही देर में उस औरत को सब कुछ सुनाई देने लगता है। वही दूसरी जगह आयशा लेवी से पूछती है कि उसे एमा रोबोट के इंटीमेसी कोड कहाँ से मिले। पहले तो वो बताता नहीं है, लेकिन आयशा के फोर्स करने पर वो बताता है कि उसे ऑनलाइन फोरम से मिले थे। अब आयशा भी वहाँ से कोड निकालती है। ये दरअसल सारे सीक्रेट्स कोड होते हैं, जो सारे रोबोट्स में एक जैसे होते हैं, और इन कोड्स को वो अपने हिसाब से यूज करने लगती है और वो दूसरों की सारी इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करने लगती है। लेकिन इतने सारे लोगों के इन्फॉर्मेशन के कारण आयशा की मेमोरी फुल होती है और वो कोलैप्स हो जाती है। कुछ देर के बाद थोड़ी वो होश में होती है और वो ऑडियो एनहांसर कोड से शेरॉन और मार्टिन की बातें सुन लेती है और सस्पिशियस होकर अपने डैड के ऑफिस में कुछ ढूंढने लगती है। और आयशा को एक आईपैड मिलता है और इस आईपैड में उसकी सारी फाइल्स होती है, जिसके थ्रू वो रोबोट है ये कंफर्म हो जाता है, और ये भी कि आयशा को और किसी ने नहीं, शेरॉन ने ही बनाया था। उसके बचपन की भी मेमोरीज डाली गई थी ताकि उसे रियल फील हो। और मार्टिन ने अपने बेटी को खो दिया था और इसी के चलते वो आयशा को अपने पास रखने का फैसला करता है। ये सब जानकर आयशा मार्टिन से सवाल करती है कि आपने इतनी बड़ी सच्चाई मुझसे क्यों छुपाई, और तभी जाकर मार्टिन यानी उसके पिता बताते हैं कि वो हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट का हिस्सा थी, लेकिन इसके आगे वो कुछ भी नहीं बताते। अब आयशा अपनी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डालने की बात से शेरॉन को ब्लैकमेल करती है और वो अपने सारे एक्सेस आयशा पर से हटा देती है, यानी कि अब वो आयशा को कंट्रोल नहीं कर सकती। इसके बाद आयशा अपना पूरा गेटअप चेंज करके कॉलेज जाती है और किसी से भी ढंग से बात नहीं करती। और यहाँ पे शेरॉन के थ्रू हमें पता चलता है कि शेरॉन ने ये रोबोट नोवा के ही कंपनी के लिए बनाया था, लेकिन नोवा ने आयशा इस रोबोट को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था और उसे बंद करने के भी ऑर्डर्स दिए थे, लेकिन शेरॉन उसे बंद नहीं कर पाई। तो वही अब प्रेजेंट में आयशा नोवा कंपनी से अबेल नाम के एक आदमी को देखती है, जो कॉलेज में से एमा नाम के उस रोबोट को लेके जाता है, जिससे लेवी इंटीमेट हो रहा था, और उसे फोर्सफुली डीएक्टिवेट करके गाड़ी में डाल देता है। साथ ही जब एबेल विलियम का डेटाबेस चेक करता है तो उसमें से वो आयशा को भी देखता है, जहाँ पे आयशा ने अपने रिस्ट पर उसे कोड दिखाया था। अब आयशा उससे बचकर भागने लगती है, तभी वो जेनी से मिलती है और वो बताती है कि आयशा के पैर में एक ट्रैकर फिट किया गया है, जिसके थ्रू जेनी ने उसे ढूंढा था, और जेनी उसका ट्रैकर निकाल देती है। जिसके बाद वो आयशा को एक जगह लेकर जाती है और उसे बताती है कि उसे नोवा कंपनी के द्वारा बनाया गया था, लेकिन ये कंपनी सही नहीं है, अपने रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, इसीलिए आयशा को भी उनसे बच के रहना चाहिए। आयशा पूछती है कि तुम मेरे लिए इतना क्यों कर रही हो। तभी वो कहती है कि हम दोनों कुछ समय पहले काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन शायद तुम्हारी मेमोरीज को वाइप आउट कर दिया था, इसीलिए हम दोनों फ्रेंड्स नहीं रहे। जिसके बाद ये लोग प्लान बनाते हैं कि कैसे आयशा उनसे बच सकती है। अब आयशा घर जाकर अपना पासपोर्ट लेती है। उसके पिता उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आयशा उन्हें उस पर विश्वास करने के लिए कहती है और वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद जेनी, आयशा और लेवी सभी कनाडा जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में आयशा और लेवी का आर्ग्यूमेंट भी होता है कि कैसे लेवी एक रोबोट के साथ इंटीमेट हो रहा था, लेकिन लेवी का कहना था कि वो बस एक रोबोट थी और उसे चीटिंग नहीं मान सकते। इस बात से आयशा नाराज होकर गाड़ी से बाहर जाती है। वही दूसरी जगह एबेल को भी सारी सच्चाई पता चलती है और वो नोवा को इसके बारे में बता देता है। तो यहाँ दूसरी जगह जेनी, लेवी और आयशा एक जगह पे स्टे करते हैं और आयशा जेनी के थ्रू अभी तक की सारी मेमोरीज को एक्टिवेट कर देती है और आयशा को याद आने लगता है और वो एक रिलेशन में थी और जेनी के लिए आयशा काफी ऑब्सेसिव थी, लेकिन उसकी ये हालत देखकर उसके पिता ने जेनी और उसकी सारी मेमोरीज को इरेज कर दिया था। और तभी आयशा को पुरानी मेमोरी याद आती है जहाँ पे उसने शेरॉन को एक सवाल किया था कि क्या वो अपने जैसी एक ही है और कोई भी उसके जैसा नहीं है। और तभी शेरॉन ने उसके लिए कैलियन नाम का एक छोटा भाई भी बनाया था जिससे आयशा काफी प्यार करती थी।
लेकिन नोवा के कहने पर ही उसके भाई यानी कैलियन को डीएक्टिवेट करके बॉक्स में बंद कर दिया गया था। अब ये याद आने पर आयशा बहुत ही ज्यादा सदमे में जाती है और गुस्से में वहाँ से भाग जाती है। जेनी और लेवी भी उसके पीछे पीछे भागते हैं, लेकिन काफी दूर जाकर आयशा की बैटरी डाउन हो जाती है और वो सड़क के किनारे बैठ जाती है। इसी बीच में नोवा और एबेल भी लेवी की गाड़ी पर ड्रोन छोड़ देते हैं और आयशा तक पहुंच जाते हैं। और अब वहां पे आयशा को चार्ज किया जाता है और एबेल उसे डीएक्टिवेट करके साथ लेके जाता है। आयशा की आखिरी विश थी कि वो अपने भाई को मिल पाए, इसीलिए एबेल उसे कैलियन के पास लेकर जाता है और आयशा उसे बॉक्स से निकालकर दोबारा एक्टिवेट करती है। लेकिन तभी वहाँ पे नोवा आता है और कैलियन को डीएक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद नोवा आयशा को शेरॉन और मार्टिन के पास लेकर जाता है, जहाँ पे वो काफी आर्ग्यू करता है कि कैसे आयशा पूरे इंसानों के लिए एक थ्रेट है। लेकिन शेरॉन उसे बताती है कि वो उसे फिक्स कर सकती है, वो इंसानों की तरह रह सकती है। लेकिन ये सब कुछ सुनकर आयशा वहाँ से भाग जाती है और सीधा कैलियन के पास। लेकिन नोवा पहले ही उन दोनों को भी डीएक्टिवेट कर देता है और अब कैलियन और आयशा इन दोनों को भी क्रशिंग मशीन में डाल दिया जाता है और दोनों भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इन सब से शेरॉन और मार्टिन बहुत ही ज्यादा सदमे में होते हैं। बाहर आकर जेनी और लेवी को भी उनके खत्म होने की खबर मिल जाती है, लेकिन मार्टिन बताता है कि आयशा ने अपने आखिरी समय में कुछ ऐसा कहा था, रिवर्स जेनी और पिकासो इनसाइड आउट। इसका मतलब किसी को भी समझ नहीं आता। अब अगले दिन जेनी और लेवी कॉलेज आते हैं, जो विलियम उनसे पूछने लगता है कि आयशा कहाँ है, उसने अपने पिछले 3 अपॉइंटमेंट मिस कर दिए हैं। जेनी पूछती है कि कौन सी अपॉइंटमेंट, लेकिन विलियम कहता है कि उसके लिए पासवर्ड लगेगा। अब जेनी आयशा ने कहे हुए वो लास्ट वर्ड ट्राई करती है और अचानक से विलियम के बॉडी में आयशा एक्टिवेट हो जाती है, यानी कि आयशा अपनी पूरी मेमोरी विलियम के दिमाग में स्टोर कर रही थी और इन वर्ड्स के कारण अब वो वापस से एक्टिवेट हो गई थी। लेकिन ये सारी चीजें नोवा भी डिटेक्ट कर लेता है। साथ ही आयशा एक मैसेज अपने पिता मार्टिन के तक भी पहुंचाती है कि वो और उसका कोड अभी भी एग्जिस्ट करता है, उन्हें बस एक बॉडी चाहिए होगी। वही किसी और जगह पे हमें दिखाया जाता है जहाँ पे वैसे ही इंसानों की बॉडी बनाई जाती है और वहाँ पे आयशा की बॉडी भी थी और इसी के साथ मूवी ख़त्म होती है। मैं मिलूँगी अगले वीडियो में। बाय बाय।